हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हम देख रहे थे चैप्टर 8 जो इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात करता है, जो डिस्क्राइब है सेक्शन 124 टू 147 में। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स मिले हैं श्योरिटीज को। डिफरेंट सेक्शन बात करते हैं। सबसे पहले बात करता है सेक्शन 140 जो राइट ऑफ श्योरिटी बताता है। इसे राइट ऑफ सब्रोगेशन भी कहते हैं। मैं बताऊंगी आपको राइट ऑफ सब्रोगेशन क्यों कहते हैं। इससे पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 140 में दिया क्या है। राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन अ गारंटेड डेब्ट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। यदि कोई डेब्ट ड्यू है या डिफॉल्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, तो किसका राइट हो जाएगा वो डेब्ट पे करने का? श्योरिटी का। ये सेक्शन 140 कहता है। हमको पता है कि अगर कोई भी डेब्ट वगैरह ड्यू है तो उसका प्लेस कौन ले लेगा। अगर वो डिफॉल्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर की तरफ से, तो किसकी तरफ चला जाएगा वो? वह चले जाएगा श्योरिटी की तरफ। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी हो जाएगी कि वह पे करेगा। ये आप सबको पता है। पर अगर प्रिंसिपल डेटर वह पार्ट उसका पे नहीं करता है तो उसका पार्ट कौन पे करेगा? श्योरिटी पे करेगा। अब वही डेब्ट श्योरिटी ने पे करा है तो उसको तो नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका तो डेब्ट थोड़ी था, वो तो एज अ गारंटर पे करा उसने वो डेब्ट, तो उसके तो नुकसान हुआ है। तो और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ क्या कहता है कि ना श्योरिटी को नुकसान होना चाहिए, ना प्रिंसिपल डेटर, ना क्रेडिटर, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जो राइट्स प्रिंसिपल क्रेडिटर को थे प्रिंसिपल डेटर के पास कि वह उससे डेब्ट ले सकता था, वही राइट किसके हो जाएंगे? आप श्योरिटी के हो जाएंगे कि जो डेब्ट उसने दिया है, जो डेब्ट उसने विथ इंटरेस्ट पे करा है क्रेडिटर को, वो किससे ले सकता है? प्रिंसिपल डेटर से। वो क्या एज अ क्रेडिटर का पार्ट परफॉर्मेंस हो जाएंगे। वो राइट किस में सबरोगेट हो जाएंगे, मतलब राइट किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? वो राइट किसको मिल जाएगा? अब श्योरिटी को क्या राइट मिल जाएगा कि वो प्रिंसिपल डेटर से वो डेब्ट ले सकता है जो भी उसे डिफॉल्ट हुआ है, जो उसने पे करा है ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ बाय द प्रिंसिपल डेटर, बिकम ड्यू और डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। जो ड्यू या डिफॉल्ट था प्रिंसिपल डेटर का, वो उसने किसको पे करा? यहाँ पर क्रेडिटर को पे करा। क्रेडिटर को उन्हें पे कर दिया तो उससे तो नुकसान हुआ। उसने जो भी नुकसान हुआ है, जो भी उसने पे करा है, वह किससे ले सकेगा? वह प्रिंसिपल डेटर से। अगर उसने डेब्ट जो है वो विथ इंटरेस्ट पे करा है तो वो विथ इंटरेस्ट ले सकेगा, या उसके साथ जो भी उसने पे करा है, जो चीजें पे करी कि विथ इंटरेस्ट पे करा है तो विथ इंटरेस्ट देगा वो उसको। तो यहाँ पर कैसे हुए? राइट ट्रांसफर हुए। इसे क्या कहते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन। मतलब जो राइट पहले क्रेडिटर को थे वह राइट अब किसके पास आ जाएंगे? श्योरिटी के पास आ जाएंगे। क्या राइट आ जाएंगे कि वो प्रिंसिपल डेटर से अपना नुकसान जो उसे हुआ है, उसने पे करा है तो उसको नुकसान हुआ है, तो वह क्या कर सकता है? वह प्रिंसिपल डेटर से वह नुकसान की भरपाई करवा सकता है। यह राइट किसके अगेंस्ट है? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है। कुछ राइट प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रहेंगे, कुछ क्रेडिटर के अगेंस्ट मिले हुए हैं श्योरिटी को। दोनों के अगेंस्ट राइट्स मिले हुए हैं। ये कौन सा राइट है? जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिला हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन भी कहा जाता है। कई बार ओटी में पूछा गया है कि राइट ऑफ सब्रोगेशन कौन से सेक्शन में आता है, या राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर कौन कौन से सेक्शन में बात करते हैं। तो सेक्शन 140 एंड सेक्शन 145 राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर की बात करते हैं, जो राइट श्योरिटी को मिले हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। आगे आप सबको समझ में क्या कहना चाहता है ये सेक्शन 140? ये तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ है या कुछ भी ड्यू हुआ है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, तो वह कौन, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्रेडिटर, सॉरी श्योरिटी करेगा क्रेडिटर को। जो भी उसने नुकसान की भरपाई करी है श्योरिटी ने, तो उसे भी उसका नुकसान तो हुआ है ना, उसने वो पार्ट पे करा है तो उसे नुकसान हुआ है। तब वो पैसे किससे ले सकता है? विथ इंटरेस्ट जो ने पैसा क्रेडिटर को दिया है
श्योरिटी ने वह किससे ले सकता है, वह प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है। तो यहाँ पर जो राइट क्रेडिटर को मिले थे वो किस में सब्रोगेट हो जाएंगे, किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, वह राइट ट्रांसफर हो जाएंगे श्योरिटी में। यही सेक्शन 140 कहना चाहता है, इसे राइट, इसलिए इसे राइट ऑफ सब्रोगेशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 145, ये भी किसके अगेंस्ट है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट दिया हुआ है ये राइट। इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमिनिटी श्योरिटी, to indemnify surety and implied promise by the principal debtor। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब एक इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है, एक इम्प्लाइड प्रॉमिस माना जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में उसे लिखने की जरूरत नहीं है। वो एक इम्प्लाइड, दोनों के बीच में, किसके, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है कि जो भी नुकसान उसे हुआ है वह इंडेमिनिफाई कौन करेगा, प्रिंसिपल डेटर। जो भी श्योरिटी को नुकसान हुआ है वह कौन करेगा, उसको इंडेमिनिफाई वो कौन करेगा, वह करेगा प्रिंसिपल डेटर। क्यों, क्योंकि उसने जो उसका डेप्ट था, जो लोन था, उसने चुकाया, क्योंकि वह उस समय चुका नहीं पाया तो उसको तो नुकसान हुआ है श्योरिटी को। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस बन गया, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं कि ये चीज इसने इसको चुकाई है, श्योरिटी ने क्रेडिटर को चुकाई है, तो अब वह जो डेप्ट है, वह जो पैसे उसने चुकाए हैं विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जो भी जिस भी कंडीशन में जो चुकाए हैं, जो राइटफुल डेप्ट है, जो राइटफुल पैसे हैं, जो भी चुकाए हैं, वह क्या करेगा, वो श्योरिटी को देगा। प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, वह श्योरिटी को देगा। पर ध्यान रखिएगा, राइटफुली जो पेड है वही देगा, रॉन्गफुली पेड है वह नहीं देगा। अब राइटफुली और रॉन्गफुली पेड क्या होता है, ये दो टर्म आए सेक्शन 145 में। राइटफुली पेड मतलब जैसे क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं चुकाए तो उन्होंने क्या करा, क्रेडिटर ने वो श्योरिटी के पास गया, श्योरिटी ने भी एक जस्टिफाइएबल रीजन दे दिया, कुछ रीजन दे दिया, पर वो रीजन जस्टिफाइएबल होना चाहिए, उसने रीजन दे दिया। क्रेडिटर गया कोर्ट, उसने केस कर दिया, केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा कि श्योरिटी को कि नहीं, ये जो पैसा है ये आपको विथ इंटरेस्ट इसको क्रेडिटर को देना होगा, ठीक है। क्रेडिटर ने मान लिया, उसने विथ इंटरेस्ट दे दिया, पर श्योरिटी ने दे दिया विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्योरिटी को कई लीगल एक्सपेंडिचर भी लगे होंगे, कोर्ट फीस लगी होगी, एडवोकेट का एक्सपेंसेस लगा होगा, ये इंटरेस्ट जो डेब्ट था वह विथ इंटरेस्ट तो चुका दिया, लेकिन उसके अलावा जो अलग चीजें भी तो उसने पेड करी है। क्या क्या पेड करा, जैसे कि लीगल एक्सपेंडिचर, कोर्ट फीस, जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हुए या उसको और अदर एक्सपेंसेस जो राइटफुली थे, जो लगना जरूरी थे उसमें केस में, वह उसको लगे। तो यहाँ पर क्या होगा, श्योरिटी वह जो राइटफुली अमाउंट है, जो लीगल एक्सपेंडिचर या अदर कोर्ट फीस वगैरह जो भी है, वह प्रिंसिपल डेटर से लेने का हकदार होगा। यहाँ पर उसका राइट होगा, क्या राइट होगा श्योरिटी का, कि जो डेब्ट विथ इंटरेस्ट दिया है उसके साथ साथ वह राइटफुली अमाउंट जो उसने क्रेडिटर एंड श्योरिटी के केस में जो लीगल एक्सपेंडिचर लगे हैं वह भी लेने का हकदार होगा प्रिंसिपल डेटर से श्योरिटी। ये सेक्शन 145 कहता है राइटफुली पेड वाली बात को। क्या आगे समझ में कि राइटफुली पेड क्या होता है, कि जो लीगल एक्सपेंडिचर, लो लीगल एक्सपेंसेस या जो ऐसे राइटफुली एक्सपेंसेस जो उस केस में या उस समय लगना जरूरी थे, जो जस्टिफाइएबल थे, वह लेने का हकदार क्या होगा, वह होगा श्योरिटी, क्या होगा, हकदार होगा। ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है दोनों के बीच में। इस चीज को कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइडली दोनों को पता होना चाहिए। ये सेक्शन 145 यही कहता है कि जो इंडेमनिटी हुई है उसको राइट टू इंडेमनिफाई करने का हक है, किसको, प्रिंसिपल डेटर को यहाँ पर। तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल
डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, इंडेमनीफाई वह करेगा, और यह श्योरिटी का राइट है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के। एक वो वाला राइट था कि वह उससे पैसा जो उसने डेब्ट दिया है वह विथ इंटरेस्ट उससे ले सकेगा, वह राइट ऑफ सब्रोगेशन था। यह क्या है, राइट टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, मतलब यहाँ पर इंडेमनिफिकेशन का राइट है, इंडेमनीफाई का राइट है। यहाँ पर इंडेमनिटी का राइट किसे है, श्योरिटी को। और उन दोनों के बीच में कौन सा प्रॉमिस रहता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस। अब समझ गए राइटफुली पेड क्या होता है। अब बात कर लेते हैं रॉन्गफुली पेड। जैसे कि कोई टाइम बार्ड डेप्ट है, टाइम बार्ड हो गया वो डेप्ट, तो वह क्रेडिटर को पता है कि अब डेप्ट तो टाइम बार्ड हो गया है, मैं प्रिंसिपल डेटर से नहीं ले सकता, वह मुझे नहीं देगा क्योंकि वह डेप्ट क्या हो गया है, टाइम बार्ड हो गया। तो क्रेडिटर सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, श्योरिटी के पास जाता हूँ, अगर कभी उसे याद नहीं रहा और वो मुझे दे दे, वह गया क्रेडिटर श्योरिटी के पास कि ये डेप्ट था और यह चुकाना है। तो क्रेडिटर ने क्या कहा, हाँ ठीक है ये लो, ये पैसे जो थे अमाउंट मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये डेप्ट किससे दे देता हूँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ पर क्या करा, क्रेडिटर ने क्या करा, श्योरिटी से ले लिया, और डेप्ट कौन सा था, टाइम बार्ड डेप्ट था। तो यहाँ पर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से लेने का हकदार नहीं होगा क्योंकि यह रॉन्गफुली पेड है। क्यों रॉन्गफुली पेड है, क्योंकि वह तो टाइम बार्ड डेप्ट था, वह नहीं भी देता। श्योरिटी को यह ध्यान होना चाहिए कि यह डेप्ट टाइम बार्ड है या नहीं। अगर वह नहीं याद रखता है तो किसकी गलती है, ये श्योरिटी की गलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह क्या करेगा कि यह चीज क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल डेटर से वह श्योरिटी के पास राइट रहेंगे क्या लेने का, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ इम्प्लाइड प्रॉमिस ये बनता है कि जो राइटफुली पेड चीजें हैं वही लेने का हकदार होगा, जो रॉन्गफुली पेड चीजें हैं वह लेने का हकदार नहीं होगा श्योरिटी, उसका कोई राइट नहीं है यहाँ पर। क्योंकि गलती किसकी थी, श्योरिटी की थी, उसने डेप्ट दिया था एज अ गारंटर, उसको याद रखना था, वो गारंटर बना था उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी लाइबिलिटी थी कि उसको याद रखना था, उसकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने याद नहीं रखा, उसकी गलती के कारण उसने दिया, तो उसकी गलती की सजा प्रिंसिपल डेटर को यहाँ पर नहीं मिलेगी, और जो यह चीज क्या हो जाएगी, रॉन्गफुली पेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह तो उसकी गलती थी, श्योरिटी की गलती थी, उसने क्यों दिया क्रेडिटर को, क्योंकि वो तो टाइम बार्ड डेप्ट था, वह लेने का क्रेडिटर हकदार ही नहीं उस डेप्ट को। यह दोनों के बीच में क्या है, इम्प्लाइड प्रॉमिस कि अगर राइटफुली डेप्ट है, राइटफुली पेड चीजें हैं, वह तो लेने का हकदार होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज क्या कहता है कि अगर वह रॉन्गफुली पेड है, मतलब ऐसा डेप्ट जो टाइम बार्ड है और या श्योरिटी की गलती के द्वारा दिया गया, वह लेने का हकदार यहाँ पर वह नहीं होगा। यह चीज कहती है। यह राइट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, प्रिंसिपल डेटर के, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिटी श्योरिटी। यह चीज किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, प्रिंसिपल डेटर के। दो डेप्ट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट अवेलेबल है। कौन कौन से राइट, राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट टू इंडेमनिटी, है ना। ये दो अगर समझ में क्या कहते हैं, ये एक राइट ऑफ सब्रोगेशन और राइट कि इन दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाता है, जिसको क्या हमें कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जिससे जरूरत नहीं है। यही सेक्शन 145 कहना चाहता है कि प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में ये इम्प्लाइड प्रॉमिस बन गया। ठीक है, आगे सेक्शन 145 समझ में। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 145। ये एक और राइट है जो क्रेडिटर के अगेंस्ट अवेलेबल है श्योरिटी को। श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। यह क्या कहना चाहता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है, क्रेडिटर कोई लोन देता है तो उस समय क्या करता है, श्योरिटी तो रख ही लेता है कि हाँ आप श्योरिटी तो एज अ गारंटर तो ये पर्सन है ही, पर एडवांस सिक्योरिटी के लिए कई बार वो क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज करवा लेता है। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ। ए प्रिंसिपल डेटर है, बी क्रेडिटर है एंड सी श्योरिटी। उसने प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लोन लिया 2000 रुपीज का, ठीक है। यहाँ 2000 का लोन लिया, तुमने कहा कि ये सी जो है ये श्योरिटी है,
तो वो बी क्या कहता है, जो क्रेडिटर है वो कहता है कि जो तुम्हारा ये फर्नीचर है ये मेरे को मॉर्गेज कर दो, जो 2000 रुपीज का फर्नीचर है ये मुझे मॉर्गेज कर दो एज अ एडवांस सिक्योरिटी। ठीक है, वो प्रिंसिपल डेटा कहता है ठीक है, एक श्योरिटी भी हो गया, लेकिन उसने क्या एडवांस सिक्योरिटी के लिए वो फर्नीचर भी मॉर्गेज करवा लिया। तो यहाँ क्रेडिटर के पास दो रेमेडी आ गए। क्या दो रेमेडी आ गई कि वह या तो अगर प्रिंसिपल डेटर डेब्ट नहीं चुकाता है तो वह क्रेडिटर से भी ले सकता है, और नहीं तो अगर उसकी इच्छा हुई तो वह क्या कर सकता है, उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके भी अपना डेब्ट वसूल कर सकता है, अपना डेब्ट ले सकता है उससे। ये दो रेमेडी मिल गई क्रेडिटर को। अगर वह क्रेडिटर से मांगता है कि नहीं मेरे को तो ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी से नहीं लेना है, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, डेब्ट, वो डायरेक्ट गया क्रेडिटर के पास और कहा कि 2000 रुपीज का जो डेब्ट था प्रिंसिपल ने डिफॉल्ट कर दिया है तो अब तुम मुझे दो। यहाँ पर क्या करता है सी, ठीक है ये लो 2000 रुपीज तुम लो। तो जो 2000 रुपीज वह दे रहा है वह उसने लिए अगर क्रेडिटर, तो उसे क्या करना होगा, जो फर्नीचर उसने मॉर्गेज करा था, जो सिक्योरिटी उसने ली थी वह किसे देनी होगी, श्योरिटी को देनी होगी। क्यों, क्योंकि वह तो उससे जो लोन था डेब्ट था वह ले चुका है, तो वो जो सिक्योरिटी थी उसके पास की वह किसको ट्रांसफर होगी, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। जो बेनिफिट मिला था सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी उसे मिला था वह किसे ट्रांसफर होगी, वह हो जाएगी उसे, जो श्योरिटी है सी उसे ट्रांसफर होगी। यहाँ पर यही सेक्शन 141 कहता है कि यहाँ पर राइट अगेंस्ट क्रेडिटर अवेलेबल है श्योरिटी को, कि जो श्योरिटी सिक्योरिटीज उसे मिली थी वह किसे देनी होगी, उसे श्योरिटी को देनी होगी, क्योंकि वह तो डेब्ट तो दे चुका, उसे डेब्ट तो ले लिया उसने क्रेडिटर ने, तो उसको सिक्योरिटी उनने जो एज अ एडवांस सिक्योरिटी ले रखी थी कि अगर श्योरिटी भी डिफॉल्ट कर जाए तो मैं ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है इसे सेल करके अपना डेब्ट ले लूंगा, तो वह किसे ट्रांसफर करनी होगी, उसे श्योरिटी को। श्योरिटी को क्यों ट्रांसफर करनी होगी, क्योंकि उसने डेब्ट चुका दिया है, जो प्रिंसिपल डेटर का जो डेब्ट था वह यहाँ पर उसने चुका दिया है, तो वह उस ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफर हो जाएगी, सिक्योरिटी वह ट्रांसफर हो जाएगी श्योरिटी को। यह श्योरिटी का राइट है कि जो उसको सिक्योरिटी दी है क्रेडिटर को वह उसको देनी होगी। यहाँ पर एक का राइट, दूसरे की लाइबिलिटी। क्रेडिटर की क्या लाइबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर कि उसे सिक्योरिटी देनी होगी, और श्योरिटी का क्या राइट हो जाएगा, उसको वह सिक्योरिटी मिल जाएगी। मतलब आप जानते हैं कि अगर किसी पर्सन का एक का राइट रहेगा तो वह दूसरे की लाइबिलिटी रहेगी। वो रिलेशन चलता है दो लोगों के बीच में, अगर सिक्योरिटी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर हो या प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी, कोई भी परचेसर सेलर हो, तो ये को रिलेशन चलता है राइट एंड लाइबिलिटीज में। तो एक का राइट है तो दूसरे की क्या बन जाएगी, यहाँ पर ड्यूटी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्रेडिटर की क्या हो गई, ड्यूटी बन गई। क्या ड्यूटी हो गई कि जो उसने श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से श्योरिटी ली थी, सिक्योरिटी ली थी, वह किसे लौटानी होगी, वह उसे लौटानी होगी, श्योरिटी को लौटानी होगी। यही सेक्शन 141 कहता है। यह राइट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, श्योरिटी को क्रेडिटर के अगेंस्ट अवेलेबल है। सेक्शन 141 का राइट अगेंस्ट अवेलेबल, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर अवेलेबल है। तो यहाँ क्या कहता है, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर से सिक्योरिटी। जो बेनिफिट मिला है क्रेडिटर को सिक्योरिटी का, जो फर्नीचर मॉर्गेज हुआ था, उन्होंने क्यों मॉर्गेज करा था कि अगर यह डिफॉल्ट कर देता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर भी नहीं देता है तो मैं जो सिक्योरिटी है मेरे पास फर्नीचर एज अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वह बेच के मैं ये डेब्ट कर लूंगा, वसूल कर लूंगा, चुका लूंगा कि हाँ मेरे को तो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर उसने डेब्ट चुका दिया है, तो ये वही सिक्योरिटी किसके पास एक्सचेंज हो जाएगी, वही सिक्योरिटी हो जाएगी श्योरिटी के पास एक्सचेंज। सेक्शन 141 यही कहना चाहता है। बागा श्योरिटीज के क्या क्या राइट है, दो राइट अगेंस्ट डेटर, दो राइट
किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, प्रिंसिपल डेटर के, और एक राइट सेक्शन 141 ये अगेंस्ट किसके अवेलेबल है, क्रेडिटर के। तो यहाँ पर आपको अगर राइट ऑफ श्योरिटी क्या क्या होते हैं, ये 3 राइट्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ बात करता है। क्यों दिए हैं ये राइट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि इन द आई ऑफ लॉ कि किसी को भी नुकसान नहीं होने देना चाहता है, ना प्रिंसिपल डेटर, ना क्रेडिटर और ना श्योरिटी को। क्योंकि श्योरिटी अगर कुछ पे कर रहा है एज अ गारंटर तो उसे तो नुकसान ही होगा ना, कुछ भी अमाउंट पे करेगा, कुछ भी पे करेगा तो उसे नुकसान होगा, तो उसे भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो ये है सेक्शन 141 किसकी बात करता है, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।